तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो सॉन्गहुन होता है वो जीवन के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पे जीवन जो होती है ना वो लड़खड़ा जाती है, मतलब घबरा जाती है और उसके पीछे हटते हटते ना उसका पैर फंस जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। पर हमारा सॉन्गहुन उसे गिरने नहीं देता है, उसे अपनी बाहों में भर लेता है और फिर उसे कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना। और यहाँ पे जीवन सोच रही होती है कि मैं तुझे गिरते टाइम तुझे ये बात याद आ रही है कि हम पहले मिल चुके हैं, ये कैसी बातें कर रहा है ये। और यहाँ पे वो कुछ नहीं कहती और सोच रही होती है कि हाँ हम तो पहले मिल चुके हैं, ये तो वही बंदा है जो मुझे बस स्टॉप पे मिला था और इसने मेरी मदद भी की थी और मुझे कार्ड दिया था ताकि मैं ड्रेसेस ले लूँ। फिर वो पीछे हट जाती है और कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। फिर यहाँ पे जो सॉन्गहुन होता है उसे पूछ रहा होता है अच्छा वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो यहाँ पर जीवन होती है एक्चुअली मुझे ना उस मैनेजर से एक काम था इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। फिर सॉन्गहुन उससे पूछता है कि अच्छा तो तुम जो करने आई थी, मैनेजर से बात करना आई थी, मैनेजर से बात हो गई क्या और तुम्हारा काम बन गया क्या और अब तुम जा रही हो क्या। वैसे तुम जिस तरफ से जा रही हो ना उस तरफ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, उस तरफ से तो और अंदर जाने का रास्ता है, आ जाओ मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ अगर तुम भटक गई हो तो। यहाँ पे तो जीवन सोच रही होती है अब मैं इसे क्या बोलूँ, मुझे तो एक्चुअली में जॉब चाहिए थी और मुझे नहीं पता कि मुझे ये जॉब मिलेगी कि नहीं। क्या मैं इसे रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे ये जॉब दे दे, क्योंकि इस ताजमहल का ये तो मालिक है ना, तो ये मुझे किसी भी तरीके से जॉब दे सकता। या तो मैं बहाना बना देती हूँ कि मुझे उस मेरे ऊपर जो उसने कीचड़ उछाला था उसके बदले मुझे ये जॉब दे दे। यहाँ पर ये कहने ही वाली होती है कि मुझे प्लीज ये जॉब दे दो क्योंकि तुमने मेरे ऊपर कीचड़ उछाला था ना तो मेरी इतनी मदद कर दो। पर वो कुछ कह नहीं पाती है और फिर कहती है कि कुछ नहीं। और यहाँ पर सॉन्गहुन कहता है कि तुम्हें जो बोलना है बोलो, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। तो यहाँ पर उसके मुंह से निकल ही नहीं रहा होता है जीवन के मुंह से। तो फिर वो कह देती है कि एक्चुअली वो हाँ मेरा काम हो गया है तो मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए और इसलिए मैं जाती हूँ, ठीक है बोल के वो जाने लग जाती है। यहाँ पर सॉन्गहुन उससे पूछता है कि अच्छा सच में तुम्हारा काम हो गया है क्या, इसलिए तुम जा रही हो। तो यहाँ पर कह देती है जीवन कि हाँ मेरा काम हो गया है इसलिए तो मैं जा रही हूँ, वरना मैं क्यों जा रही होती भला। ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल जाती है और हमारा जो सॉन्गहुन होता है वो पीछे से उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये इसको क्या काम था और सोचता है अगर ये मेरे को बता देती कि इसको क्या काम था, इसको चाहिए नहीं है जॉब, अगर मेरे से मदद मांगती तो मैं इसकी मदद कर देता। इसको देखो मेरे से पूछा भी नहीं, अगर मेरे से पूछती तो मैं कर देता ना मदद। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं साइको को जो कि पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है जीवन के जाने की वजह से और ये कह रहा होता है कि जीवन तुम मेरे से दूर चली गई, हाँ अब तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे हाथ जो होते हैं ना जीवन की ओर बढ़ रहे होते हैं, मतलब उसका पीछा कर रहे होते हैं और जीवन जो होती है वो भाग रही होती है और तभी उसका गला पकड़ लेते हैं वो सारे हाथ और उसको ना मारने लग जाते हैं। और तभी यहाँ पर जीवन को लगता है कि वो मरने ही वाली है और वो हाथ उसको ना अंधेरे में खींच रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जीवन की जो होती है ना नींद खुल जाती है और जीवन को युनसुक की बात याद आ रही होती है जिसमें उसने कहा था कि मैं तुम्हें तभी आज़ाद करूंगा जब तुम मर जाओगी। और यहाँ पर जीवन को लगता है कि क्या सच में उसे मरना पड़ेगा उसे आज़ाद होने के लिए, या इस जन्म में उससे बच भी पाएगी क्या। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है जीवन और डर डर के काँप रही होती है। हॉस्पिटल रूम में वो होती है अपनी मॉम के साथ, मतलब अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए, और बहुत ज़्यादा काँप रही होती है वो। और जीवन को बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा होता है इसलिए वो अपने दोनों हाथ से अपने मुंह को बंद करके रोने लग जाती है। वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है और उसने मुंह बहुत ही कस के बंद किया होता है ताकि उसके मुंह से थोड़ी सी भी आवाज़ ना निकले। उसके अंदर इतना खौफ बैठ गया होता है ना युनसुक का कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर कुकड़े की बांग से सुबह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि इससे उठ जाता है सॉन्गहुन और वो कहता है कि लगता है जब तक मैं 1 महीने के लिए यहाँ पर हूँ मुझे अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं हैंसन से हमारे सॉन्गहुन को जो कि उठता है, फिर रेडी हो रहा होता है, अपने स्लीव्स को फोल्ड करता है और फिर बटन लगाता है और सोच रहा होता है बस स्टॉप पे हम जैसे मिले थे वो अलग था और यहाँ पर हम जैसे मिले हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अलग था, क्योंकि हम लोग पर्सनली मिले थे जहाँ पर यहाँ पर तो किसी का आना अलाउड भी नहीं है, फिर भी हम ऐसे पर्सनल स्पेस पे मिले थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा अलग है। और फिर इसके शक्ल से कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कहना चाहता है। उसके बाद ये चल चल कर जा रहा होता है खाने के लिए और जो सारे स्टाफ्स होते हैं ना वो उसको झुककर लाइक ग्रीट कर रहे होते हैं जैसे कि गुड मॉर्निंग करके। और जो बुड्ढी होती है वो बताती है सॉन्गहुन को कि आपका खाना रेडी है और फिर सॉन्गहुन भी खाने के टेबल के पास पहुंच जाता है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बना होता है, मतलब बहुत सारे टाइप्स के। और यहाँ पर सॉन्गहुन खाने लग जाता है और पीछे जो ये बुड्ढी होती है और स्टाफ्स होते हैं ना वो लोग बड़े चिंता में होते हैं, क्योंकि क्या पता सॉन्गहुन को खाना पसंद आएगा या नहीं आएगा, या फिर खाना गंदा तो नहीं है, या फिर उनके हिसाब से तो नहीं है, ऐसी बात से चिंता हो रहे थे। पर यहाँ पर जैसे खाना खत्म कर लेता है सॉन्गहुन वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता और बुड्ढी लोगों को और स्टाफ को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पर पूछ ही लेती है बुड्ढी कि सर आपको खाना कैसा लगा, और क्योंकि रेस्टोरेंट यहाँ पर पास में नहीं था इसलिए हमने ही खाना बनाया है खुद से। तो यहाँ पर सॉन्गहुन कहता है कि कोई बात नहीं मेरे को चलेगा, जो तुम स्टाफ को खिला रहे हो तो मुझे वही खिलाना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ठीक ही ठाक था, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसको खाने में। तो यहाँ पर बुड्ढी अपने चश्मे को ठीक करती है और फिर कहती है नहीं सर आप यहाँ के डायरेक्टर हो तो आपको तो अच्छा खाना मिलना ही चाहिए, आप डिजर्व करते हो और आप स्टाफ की चिंता मत कीजिए, हमारे सारे
स्टाफ को बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, हम उसका बहुत ज़्यादा अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन हमको आपका ख्याल तो स्पेशली रखना ही पड़ेगा ना। ऐसा ही बड़बड़ किए जा रही होती है बुड्ढी, पर यहाँ पर सोंगहुन उसे रोक देता है बुड्ढी को, और फिर कुछ नहीं कहता और फिर मुँह पोंछ रहा होता है। और फिर कहता है फिर बाद में कि कोई बात नहीं, मैंने जैसा कहा है ना कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं खा लूँगा इस खाने को। और यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर सोंगहुन कहता है कि किस बारे में बातें चल रही है। तो यहाँ पर सब लोग चुप हो जाते हैं जैसे ही सोंगहुन पूछता है इस बारे में, मतलब सारा स्टाफ जो बात कर रहा होता है। फिर से सोंगहुन पूछता है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों के बीच में क्या बात हो रही थी, अभी क्या चल रहा है अभी। तो यहाँ पर सब लोग डर जाते हैं कि अरे भाई अब हम क्या बोले करके। तो फिर ये बुड्ढी और स्टाफ बताने लग जाता है कि वो हमारी जो स्टाफ थी ना, उसकी बेटी आई थी क्योंकि उसकी मॉम को चोट लग गई थी, तो उसके बदले वो ना काम करने के लिए आई थी और वो आपसे कुछ बात करना चाहती है और वो बाहर खड़ी है। तो यहाँ पर सोंगहुन कहता है कि ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। और दूसरी स्टाफ जब जा रही होती है बुलाने के लिए, तो यहाँ पर बुड्ढी उसे रोक देती है और कहती है कि मतलब सोंगहुन को कहती है कि सर आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, तो आपके पास टाइम नहीं होगा ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए, और हम उसको हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पर सोंगहुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जो कांच के ग्लास होता है ना, उसको बहुत ही कस के पकड़ता है, फिर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है मेरे को बार बार एक ही चीज़ को दोहराने पर मजबूर करने का। तुम लोगों को समझ नहीं आया क्या मैंने कहा। तो यहाँ पर ये जो बुड्ढी होती है ना, वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। फिर जो सोंगहुन होता है अपना बैग उठाता है और फिर जाने लग जाता है अपने रूम पे, और वो कहता है कि उस लड़की को भी वहाँ भेज देना, मैं उससे खुद बात करना चाहता हूँ कि उसको क्या कहना है। तो यहाँ पर जो बुड्ढी होती है वो भी सर झुकाती है और फिर जी सर बोलती है, और फिर वो सर झुकाई रहती है जब तक वहाँ से सोंगहुन चला नहीं जाता है। और यहाँ पर बुड्ढी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, और यहाँ पर जो सोंगहुन होता है वो सोच रहा होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको रोक रही है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई उसकी इतनी। उस दिन तो जब उसके ऊपर कीचड़ उछला था तब तो वो पैसे लेने से इनकार कर रही थी, पर अब वो यहाँ पर हाथ जोड़कर मेरे से विनती करने आएगी। देखते हैं वो कैसे विनती करती है जीवन को, जो कि बाहर खड़ी होती है और सोच रही होती है कि अब मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, और अगर युनसुक को मेरे बारे में पता चल गया तो वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा, और अगर मैं यहाँ ताजमहल के अंदर रही तो मैं ठीक रहूँगी। तभी उसको सुनाई देता है कि कोई उसे अंदर बुला रहा है, तो वो अंदर आ जाती है, और अंदर आने के बाद वो बाहर का नज़ारा देख रही होती है और सोच रही होती है कि ताजमहल कितना ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर जीवन जो होती है वो सोच रही होती है कि नहीं, मुझे किसी तरीके से ये जॉब पानी ही होगी, मुझे यहाँ पर ताजमहल के अंदर आना ही होगा, वरना अगर युनसुक को मेरे बारे में पता चला तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा, मुझे छुपने के लिए जॉब चाहिए ही चाहिए। और यही वो सोच रही होती है, और सोच रही होती है आज तो सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई बात नहीं है, मुझे भीख मांग के भी अगर ये जॉब मिल गई तो मैं वो पाकर रहूँगी। उसके बाद वो ना ग्रीट करने लग जाती है, उसे लगता है कि वो बुड्ढी आई है, तो वहाँ पे मैनेजर को सोच कर उसे ग्रीट करती है, पर बाद में उसे पता चलता है कि वो मैनेजर नहीं बल्कि सोंगहुन है, और वो थोड़ा सा चौंक जाती है कि यहाँ पर सोंगहुन क्या कर रहा है, वो तो मैनेजर से बात करने आई थी ना। तो यहाँ पर सोंगहुन कहता है कि कल लगता है कि हमारी बात अधूरी रह गई थी, इसलिए तुम आई हो बात करने, ठीक है बैठ जाओ। तो यहाँ पर सोंगहुन के कहने पर यहाँ पर जीवन भी बैठ जाती है, और बुड्ढी बाहर से सारी बातें सुन रही होती है, और यहाँ पर जीवन का ना मुंह ही बंद हो चुका होता है सोंगहुन को देखकर, क्योंकि सोंगहुन इतना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा होता है, तो वहाँ पे उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका होता है। और यहाँ पर सोंगहुन उसे कहता है देखो तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी बोलो क्या बोलना है। और यहाँ पर एक दिन भी नहीं बीता होता है कि यहाँ पर गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो चुकी होती है सुनजी और जीवन। और यहाँ पे जीवन सोच रही होती है कि मुझे ये जॉब किसी भी तरीके से चाहिए, वरना मेरा क्या होगा मुझे भी नहीं पता। और सोच रही होती है कि मैं क्या बोलूँ, और फिर वो बोलने लग जाती है कि मेरी मॉम जो है वो यहाँ पर काम करती थी, तो उनको भी चोट लग गई है इस काम के दौरान ही, तो इसलिए मैं उनके बदले काम करने आई हूँ, और आप प्लीज़ मुझे जॉब पर रख लीजिए। वैसे मैं दिखती लग रही होंगी कि मैं कमज़ोर हूँ, पर मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, और मुझे बहुत सारा काम आता है, आप मुझे एक मौका देकर भी देखिए। और मैं इंटरव्यू के लिए रेज्यूमे भी लेकर आई हूँ। कहती है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए भी रेडी हूँ और मैंने सारा प्रिपरेशन भी किया है, आप मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं सब करूँगी जो भी आप कहोगे, ऐसा करके ये बोलती है। और कहती है कि मेरी मॉम यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रही है, तो उनकी जगह मैं यहाँ पे काम करना आई हूँ जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, और मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ पर काम करने दे दीजिए। तो यहाँ पर सोंगहुन कहता है ठीक है तुम्हें काम करने दिया जाएगा, यहाँ पे कल से आ जाना। यहाँ पर जीवन तो बहुत ज़्यादा घबराई होती है और ये सुन के शौक हो जाती है, और बोलती है कि क्या सच में मैं यहाँ पर कल से काम पर आ सकती हूँ। तो यहाँ पर जो सोंगहुन कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर कल से आ सकती हो काम करने। तो यहाँ पर जाते हुए जीवन उसे बहुत ही ज़्यादा सर झुकाकर रिस्पेक्ट देकर उसे थैंक यू बोलती है, और फिर सोंगहुन जो होता है ना वो पलटता है और फिर कहता है जीवन से कि देखो तुमने जो कहा है ना कि तुम कुछ भी करोगी, याद है, तो तुम इस चीज़ को साबित करना और इस बात को भूलना मत, ठीक है। और यहाँ पर सोंगहुन कहता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो अपनी बातों से मुकर जाते हैं और उनकी बातों की कोई कीमत नहीं होती। तो यहाँ पर जीवन कहती है कि नहीं, मैं अपनी बातों की पूरी पक्की हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगी इन चीज़ों का। और तभी वहाँ पर बुड्ढी आ जाती है, मतलब मैनेजर होती है वो। तो बुड्ढी आती है, बुक थमाती है और कहती है कि ताजमहल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें लिखे हुए हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से रट लो, और तुम्हारी जो यूनिफॉर्म है वो तुम्हें 2 दिन में मिल जाएगी, और तुम्हारा जो नेम टैग है ना उसको आने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा, तो तब तक तुम वेट करो उसका। और तुम्हें सच में लगता है कि तुम काम कर पाओगी? और यहाँ पे बुड्ढी सोच रही होती है इसका शरीर तो देखो ऐसा है मानो हवा का एक झोंका आया और ये उड़ गई, तो यहाँ पे ये सच में काम कर भी पाएगी कि नहीं। और यहाँ पे सोच रही होती है बुड्ढी कि देखते ये कब तक टिकती है। और फिर वो कहती है कि देखो
तुम अगर सोच रही हो कि तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी जब तुम चाहो, या फिर तुम अगर सोच रही हो कि आते आना जाना करोगी यहाँ पर ताजमहल में, तो ये सब नहीं हो सकता है। यहाँ पर जीवन कहती है कि नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। ये सुन के तो जो बुढ़ी होती है वो सोचती है कि वाह, ये जवाब तो बड़ा अच्छा देती है। और फिर कहती है बुढ़ी कि तुम यहाँ पर मतलब तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा और तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा जो भी तुम्हें बताया जाए। मुझे तो नहीं लगता कि तुम ये सब कर पाओगे, पर देखते तुम कब तक टिक पाती हो। और कहती है कि तुम दूसरों के घर पे काम करने आई हो तो ये मत सोचना कि तुम आराम से काम करोगे। बहुत सारे मुश्किल काम भी तुम्हें दिए जा सकते हैं और तुम्हें वो करना पड़ेगा बिना किसी शिकायत के। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम जब मन चाहे बाहर जा सकते हो या फिर तुम्हें छुट्टी चाहिए या फिर ऐसा कुछ, तो ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है तुम्हारे अकॉर्डिंग। और सोचती है कि ये बात तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगी, क्योंकि ये बात सुन के बहुत सारे पहले एम्प्लॉयज़ छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि उनको हजम नहीं होता है। पर ये सुन के उल्टा यहाँ पर खुश हो जाती है सुनजी, क्योंकि यार वो युनसुक से तो छुपना चाहती है ना, तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मेरे को चलेगा। तो यहाँ पर बुढ़ी शौक हो जाती है, सोचती है कि ये क्या बकवास कर रही है, इसका दिमाग ठीक तो है, इसको समझ आया ना कि क्या कहने की कोशिश कर रही हो। फिर बुढ़ी से समझाती है कि तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा, तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और ना ही तुम्हें फ़ोन चलाने दिया जाएगा, मतलब यानी कि तुम्हारा बाहर के लोगों से सारा कॉन्टैक्ट बंद। ये सुन के तो और ज़्यादा खुश हो रही होती है सुनजी। और क्या जीवन कह रही होती है कि बहुत अच्छा, ये तो अच्छी है ना, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है ये। बुढ़ी सोचती है कि पक्का इस लौंडिया में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसका दिमाग का वायरिंग ना टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इसको समझ नहीं आ रही मेरी बात। पर जीवन तो पूरी तरह से खुश होती है और कहती है कि मैं कल से काम पर आऊँगी, आप मुझे मेरा ड्रेस यूनिफॉर्म रेडी कर दीजिए। यहाँ पर बुढ़ी सोचती है कि सच में बड़ी अजीब है, इसको तो मैं कल देखती हूँ। मतलब ये चाहती है बुढ़ी कि ये यहाँ से चली जाए, क्योंकि बुढ़ी को लगता है कि यहाँ पर जीवन से कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि वो पतली सूखी सी माचिस की तिल्ली जैसी है ना, इसलिए। और हमें यहाँ पे बुढ़ी का भी पास्ट दिखाया जाता है, वो भी इसी की तरह बहुत ही ज़्यादा जोशीली थी पास्ट में। और बुढ़ी यहाँ पे सालों से काम कर रही है, क्योंकि वो बचपन पे ही यहाँ पर काम करने के लिए आ गई थी, क्योंकि उसने बचपन में अपने बाप को खो दिया था, जिस वजह से उसके ऊपर ही बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया था। और जब यहाँ पे पहली बार आई थी ना, तो सारे स्टाफ्स लोग चौंक गए थे कि इतनी छोटी लड़की यहाँ पर क्या करेगी। पर यहाँ पर जो बुढ़ी होती है उसके नीचे 8 भाई बहन होते हैं, इस वजह से उनका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर बुढ़ी को ना बहुत ज़्यादा कष्ट करना पड़ता था। और ऐसे ही कष्ट कर करके वो यहाँ की मैनेजर बन गई है और अब यहाँ पर सब पे हुक्म चलाती है। ये बहुत ही ज़्यादा रूड है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, पर दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बुढ़ी हो गई है पर फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा जोश है और ये हमेशा से बहुत ही मेहनती थी, हमेशा बहुत अच्छा काम करती थी। पैसे कमाना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसके छोटे भाई बहन जो थे उनका जो ख्याल जो रखना था इसको। और ये बुढ़ी यहाँ पर ना अपने एक अंकल के कॉन्टैक्ट की वजह से यहाँ पर काम करने आ पाई थी, और जितनी भी इसको सैलरी मिलती थी ना, वो हमेशा अपने परिवार को भेज देती थी। और ऐसे ही काम करते करते अब ये बुढ़ी हो चुकी है, पर यहाँ पे अभी भी ये काम करती है और ये एक फैमिली की तरह हो गया है इसके लिए, मतलब ये ताजमहल इसका घर की तरह हो गया है। और बुढ़ी कहती है कि ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर किसी का स्वागत हम स्माइल करते हुए करें, यहाँ की असली कड़वाहट मैं तो इस लड़की को दिखा कर रहूँगी, ऐसा ये बुढ़ी कहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑफिस का सीन, जहाँ सोंगुन होता है जो कि अपना काम कर रहा होता है, पर वो जीवन के बारे में भी सोच रहा होता है। तभी बाहर से कोई ना चिल्ला रहा होता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब हमारे सोंगुन को कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरे को एक आखिरी मौका दीजिए। पर यहाँ पे दूसरी तरफ जो सोंगुन होता है वो कहता है साइन करते हुए कि ये एक ऐसी जगह नहीं है, बिजनेस में ऐसा ही होता है, किसी का लॉस होता है तो किसी का प्रॉफिट होता है। यहाँ पर हमें खून से रेखा लिखनी पड़ती है। और सोचता है इसी कड़वाहट के बीच वो लड़की जिसकी मजबूरी थी और मैंने उसे हाँ कर दी, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट में ऐसी जगह पर जहाँ पर हर जगह मर्द ही मर्द है और खून पसीना है, वहाँ पर ये एक हिरनी जैसी लड़की, मुझे ये जानकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि वो हमारे आसपास रहेगी, इसलिए सोंगहुन ने उसे काम पर रख लिया था। उसके बाद ना कोई अंदर आता वो बोलता है और वो असिस्टेंट होता है जीवन का, और वो अंदर आ जाता है। फिर वो बॉस से बता रहा होता है कि नामसुल जो कंपनी है उनके जो प्रेसिडेंट है, मतलब उनके जो CEO है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है आपके साथ मीटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर वो पूछता है कि मैं कब का टाइम दूँ, मतलब मीटिंग का टाइम कब अरेंज करे। तो यहाँ पर जीवन उसे कह देता है कि देखो तुम 1 हफ्ते बाद का टाइम सेट कर देना, क्योंकि वो टाइम मुझे लगता है कि सही रहेगा। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट होता है वो जाने लग जाता है, पर बॉस उसे कहता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही परफ्यूम लगाई, अगर तुम कम लगाते तो ये अच्छा लगता। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है वो माफ़ी मांगने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, मैं रूल्स के प्रोटोकॉल्स को भूल गया था, मैं अगले बार से ध्यान रखूंगा, इतना ज़्यादा परफ्यूम नहीं लगाऊंगा। मतलब यार छोटी सी बात होती है, पर यहाँ पर सोंगहुन को ये अच्छे नहीं लगती और वो कह रहा होता है कि ऐसे लोग परफ्यूम्स लगाते ही क्यों हैं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता इस परफ्यूम को सूंघना, पर मुझे फिर भी सूंघना पड़ रहा है, बिना किसी वार्निंग के ये हवा में फैल गई है और मजबूरन मुझे ये सूंघना पड़ रहा है। मतलब भाई ये कुछ तो अलग ही लेवल का बंदा है, ठीक है गाइस। यहाँ पे ना फिर नेक्स्ट सीन होता है जहाँ पर मीटिंग चल रही होती है किसी और लोगों के साथ, और दूसरी तरफ जो हमारी जीवन होती है वो कहीं जा रही होती है। ऑब्वियसली वो शिफ्ट हो रही होती है ताजमहल के पास। तो यहाँ पर वो सोचती है कि मुझे सारे अपने नंबर्स चेंज करने होंगे, फिर नंबर फेंक ही देती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर की दुनिया से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना, वरना सोंगहुन अगर मुझे ढूंढ लिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, और मुझे उससे बचना है तो मुझे सब करना ही पड़ेगा। फिर ड्राइवर जो सिर्फ होता है वो पूछता है कि तुम ताजमहल क्यों जा रही हो। तो यहाँ पर जीवन बताती है क्योंकि मेरी जॉब लग गई है। तो यहाँ पर जो ड्राइवर होता है उसे कॉन्ग्रेचुलेशन
एक्सपीरियंस करता है और कहता है वहाँ पर जॉब लगना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और तुम्हारी लग गई, इसका मतलब तुम बहुत ही अच्छी होगी, तुम बहुत ही मेहनत से काम करना और तुम्हारे लिए गुड लक, तो तुम्हारी लाइफ बन गई, ऐसा बोलता है ये टैक्सी ड्राइवर। और यहाँ पर जीवन भी सोचती है अच्छी बात है, मेरी लाइफ बन गई, मतलब वो भी खुश होती है, सोच रही होती है चलो सॉन्गहुन से तो छुटकारा मिल ही जाएगा मुझे। वहाँ पे एक बटन प्रेस करते हैं और गाड़ी आगे आगे बढ़ने लग जाती है। और यहाँ पर जीवन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में जा रही है ताजमहल के अंदर, पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होती है और वो बाहर झांक रही होती है और सोच रही होती है अब मेरी न्यू लाइफ स्टार्ट होगी, ऐसा बोल के वो ठंडी ठंडी हवाओं को एंजॉय कर रही होती है, मतलब सुबह की ठंडी ठंडी हवा जो होती है ना उसको। तभी उसके बगल से एक कार गुजरती है बहुत ज़्यादा स्पीड में ब्लैक कलर की, और उस गाड़ी के अंदर ना एक एकदम डरावना सा आदमी होता है, वो कॉल करता है एक लड़के एक इंसान को, उसके बॉस को, और कहता है कि हाँ मैं जीवन के घर के सामने हूँ और ये वही पुराना घर है। तो यहाँ पर तुम समझ रहे हो जिस घर से अभी जस्ट गई थी जीवन, उसी घर पर ये लोग आए हैं जीवन को ढूंढने के लिए। और ये गई होती है उसी आंटी के पास जिस आंटी ने फ़ोन करके बताया था कि इसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। तो जीवन उनके पास जाती है, पहले तो उनको थैंक यू कहती है उनकी मॉम के बारे में बताने के लिए, और फिर उसकी जो ये आंटी है ना वो इसे नया घर दे रही होती है, मतलब ताजमहल के आसपास ही रहने के लिए। तो ये बता रही होती है आंटी कि देखो ये घर बहुत पुराना है, तो जब भी तुम सुबह उठो ना तुम क्या करना ना खिड़कियाँ खोल देना ताकि जो अंदर की जो चीज़ें हैं या फिर अंदर की जो भी महक है वो बाहर चली जाए और बाहर की फ्रेश हवा अंदर आ जाए। जीवन फिर जो होती है कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। फिर ये आंटी बताती है कि मेन हाउस से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए तुम जल्दी से रेडी होकर मेन हाउस पहुँच जाना, ठीक है, यहीं से तुम आना जाना करना। आप मतलब ये पैलेस के बाहर नहीं है, मतलब ये ताजमहल के बाहर नहीं है, ताजमहल के अंदर ही है ये घर, ठीक है। फिर ये आंटी कहती है कि देखो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रूड है वहाँ, लेकिन वो बुढ़ी बहुत ज़्यादा रूड है पर वो दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर वो तुम्हें कुछ भी कहे ना तुम उस बातों को दिल पे मत लेना और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, उसको सह लेना पर किसी को कुछ कहना मत, क्योंकि वो लोग वहाँ के हेड है तो हमें उनकी बात किसी ना किसी तरीके से सुननी ही पड़ेगी। जीवन भी कहती है कि हाँ आपने तो सही कहा, मैं सारी बातों को समझ गई। पर ये आंटी कहती है पर तुम उन लोगों की तरह नहीं हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा दिल की अच्छी हो। और यहाँ पर जीवन सोचती है मुझे तो लगा था कि मैं किसी मामूली नौकर की तरह काम करूँगी, पर यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे से मुझे एक पैलेस के अंदर नौकर बनना को मिला है। मतलब यार सोचो रॉयल नौकर, मतलब नौकर में भी रॉयल्टी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो बहुत सारा सामान होता है जीवन का वो अपना सामान को अरेंज करने लग जाती है और फिर सोच रही होती है वाह ये जगह कितनी ज़्यादा अच्छी कितनी ज़्यादा फ्रेश है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती है करके। और मतलब खिड़की खोलने के बाद सोचती है कि वाह कितनी ज़्यादा अच्छी हवा आ रही है, मेरी मॉम यहाँ पर इतने सालों से रहती थी और मुझे पता भी नहीं था कि इतनी अच्छी जगह पर वो रह रही हैं। और फिर सोच रही होती है कि आखिरकार जो आज़ादी मिल ही गई, अब मैं यहाँ पर रहूँगी तो मेरी लाइफ तो चेंज होने वाली है। तभी उसे बाहर दिखता है कि सॉन्गहुन है और सॉन्गहुन इसकी लाइफ चेंज नहीं करेगा ब्रो। तो यहाँ पर ये देखकर ना यहाँ पे इसको समझना था कि क्या करूँ, जीवन डर जाती है कि क्या करूँ, और ये भी हमारी तरह पागल वाली हरकत करती है, छुप जाती है, मतलब ये बिना मतलब का छुपती है। तो फिर सोच रही होती है खुद से ही कि आखिर मैं छुप क्यों रही हूँ, मुझे छुपने की क्या ज़रूरत है, मैं कोई चोर नहीं हूँ ना ही वो कोई चोर है, तो मैं छुप क्यों रही हूँ। और फिर वो फिर से झांकने लग जाती है कि सॉन्गहुन बाहर है कि नहीं, पर जो सॉन्गहुन होता है वो बाहर ही होता है। फिर जीवन को याद आता है कि उस बुढ़ी ने कहा था कि जब भी तुम सॉन्गहुन को देखो उसे अच्छे से ग्रीट करना। तो यहाँ पर जीवन जो होती है वो भी सोचती है कि मुझे तो ग्रीट करना ही चाहिए क्योंकि वही हमारा बॉस है और उसी ने मुझे जॉब दी है, तो वो उसे ग्रीट करती है बहुत ही रेस्पेक्टफुली। और यहाँ पर सॉन्गहुन जो होता है वो सोच रहा होता है आज बहुत ही ज़्यादा काम था, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी था, मतलब बहुत ज़्यादा थका देने वाला था, पर अब यहाँ पर इन फूलों की खुशबू सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। और बुढ़ी फिर जोर से चिल्लाती है जीवन, और यहाँ पे जीवन प्रकट हो जाती है। और फिर यहाँ पर बुढ़ी कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि आप बॉस आ चुके हैं पर अभी तक तुम रेडी नहीं हुई हो और तुम ऊपर अपने रूम में कर क्या रही थी। तो यहाँ पर जीवन नीचे आकर माफ़ी मांगने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मैं अपना अनपैकिंग कर रही थी, सामान लेकर आई थी ना, आज ही शिफ्ट हुई थी तो इसलिए कल से मैं टाइम पर आ जाऊंगी, आज के लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए बोल के अपना सर झुका के माफ़ी मांग रही होती है। और यहाँ पे ये जो आंटी होती है ना बुढ़ी को समझा रही होती है कि देखो इसकी तो यूनिफॉर्म भी नहीं आई है और आज का दिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक से नहीं हुई है, तो आज इसको हम रहने देते हैं और हम कल देखेंगे। और इसको अभी तक तो रेडियो भी नहीं मिला है, तो हम ना इससे कल से काम करवाते हैं क्योंकि अभी आई है वो, तो उसको अनपैकिंग करनी है। तो बुड्ढी भी लाइक ये क्या कह रहे हो, मतलब बुड्ढी के अकॉर्डिंग, मतलब बुड्ढी का ये कहना है कि देखो इसकी सैलरी तो आज से स्टार्ट हो रही है, भले इसके कपड़े नहीं है, इसके पास माइक्रोफोन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं करेगी, ये अभी से काम करना स्टार्ट करेगी। ये पहले जाकर झाड़ू लगाएंगे आंगन में और काम स्टार्ट करने से पहले अपना जो फोन नंबर है ना वो यहाँ पर लिखे और फिर चले जाए। तो यहाँ पर ये कहती है कि इसके पास कोई फोन नंबर नहीं है क्योंकि उसके पास कोई फोन नहीं, क्योंकि उसने फोन फेंक दिया। तो यहाँ पर ये सुन के शौक हो जाती है बुढ़िया और कहती है आखिरकार तुम्हारे पास फोन क्यों नहीं है। जीवन कहती है कि मुझे लगा कि मुझे फोन की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर, इसलिए मैंने उस फोन को फेंक दिया। और यहाँ पर ये बुढ़ी ये सुन के शौक हो जाती है कि इस लड़की में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, भला इसके जैसे जनरेशन वाले बच्चों को फ़ोन की ज़रूरत क्यों नहीं होगी। तो यहाँ पर बूढ़ी का फेस सीरियस हो जाता है। फिर ये कहती है कि तुम कहीं क्रिमिनल तो नहीं, मतलब यानी कि बुरा मत मानना मेरी बात का, पर क्या तुम छुपने की कोशिश कर रही हो गवर्नमेंट से, या फिर तुम किसी से छुपने की कोशिश कर रही हो इसलिए तुम यहाँ पर आई हो, यही है तुम्हारा मकसद छुपने का। पर तभी यहाँ पर जो आंटी होती है पीछे से वो बुला लेती है और कहती है कि पहले हमें ना जीवन को माइक्रोफोन दे देना चाहिए। तो ये बुढ़ी भी कहती है हाँ पहले जाओ माइक्रोफोन ले लो, उसके बाद तुम आंगन पे झाड़ू लगाना।
आना, ड्रेस नहीं है तो कोई बात नहीं ना, तुम कल से ड्रेस पहन के कर लेना, आज तुम इसी फॉर्मल यूनिफॉर्म में ही कर लो। फिर जीवन जा रही होती है तो यहाँ पर बुढ़ी को ना बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है और सोच रही होती है इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, भले ये नया चेहरा है पर इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जीवन फिर वो माइक्रोफोन ले लेती है और फिर वो काम पे लग जाती है। उसको कहा गया होता है खिड़कियां खोलने के एक रूम के, तो उस रूम के अंदर होता है, मतलब ये ऑफिस रूम होता है, तो इस रूम के अंदर सोंगहुन बैठा होता है, अपना काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर सोचते हैं कि मुझे तो अंदर जाना है, सिर्फ खिड़कियां खोलने, बाहर से कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर वो अंदर जाती है, पहले बोलती है कि मैं अंदर आ रही बोल के, और फिर यहाँ पर सोंगहुन कहता है कि अंदर आ जाओ। और जैसे ही अंदर आती है जीवन की नजर पड़ती है वहाँ की लाइटिंग्स पे और अंदर का इंटीरियर डिजाइन पे, और वो कहती है बाहर से तो ये भले ही ओल्ड स्टाइल है पर अंदर से तो पूरा मॉडर्न है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है अंदर से तो। और कहती है कि यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है कि इस फैमिली का जो सबसे बड़ा बेटा ना वही इस जगह को यूज करता है, बाकी और कोई नहीं। पर वह जैसे अंदर आ जाती है ना तो यहाँ पर जीवन को बहुत ज्यादा तनाव महसूस हो रहा होता है, मतलब उसे कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा भारी लग रहा होता है और उसको काम करना होता है, खिड़कियां खोलनी होती है। और तभी यहाँ पे जो बॉस होता है सोंगहुन उसे कहता है कि अच्छा तो तुमने जो मैंने कार्ड दिया था उसका इस्तेमाल किया या नहीं। जीवन फिर सोचते है कि उसने तो उस कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। फिर सोंगहुन उसे कहता है कि देखो, और अगर तुमने उस कार्ड को यूज नहीं किया तो तुम्हें बहुत ही जल्दी से जल्द उसको यूज कर लेना चाहिए। और जो जीवन होती है ना उसको एक्चुअली में पैसे चाहिए भी नहीं होते, तो वो वहाँ से कार्ड ढूंढने लग जाती है, उसके पॉकेट में ही होता है और वो कहती है कि मुझे इन्हें वापस कर देना चाहिए क्योंकि इन्होंने तो मेरी पहली मदद कर दी है। तो यहाँ पर वो कार्ड निकालती है और कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा, ये मेरे पॉकेट में ही थे तो इस वजह से इस पर थोड़ी सी सिलवटें आ गई हैं, पर मुझे ये कार्ड नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये सुन के ना सोंगहुन भाई शॉक। सोंगहुन कहता है कि देखो जरूरी नहीं है कि तुम इसे आज ही खर्चे करो, तुम कभी भी कर सकती हो। तो यहाँ पर जीवन कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आपने मेरी बहुत मदद की, उतना ही मेरे लिए काफी है, अब मैं आपसे और मदद नहीं ले सकती हूँ। पर जो सोंगहुन होता है वो मान नहीं रहा होता। तो यहाँ पे जीवन कह रही होती है प्लीज आप ये कार्ड रख लीजिए क्योंकि आपने मेरी मदद कर दी, आपसे मैं कितनी बार मदद लूँ। और बताती है कपड़े और जूते बिल्कुल भी महंगे नहीं है, तो मैंने इन्हें धोकर वापस पहन लिया ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इतने सारे पैसे देने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर जो सोंगहुन होता है वो अपना ब्लैक कार्ड निकालता है बंदा, ठीक है भाई, और कहता है कि ये लो, इससे तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो। मतलब वो उसके छोटे से कार्ड को मना कर रही है और यहाँ पे ये ब्लैक कार्ड हमारा ये बोल के कि तुझे जो लेना है ले ले। यहाँ पर फौरन से जीवन नहीं 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 मतलब नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब मैंने बोला नहीं कपड़े बिल्कुल महंगे नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है पैसे देने की। पर यहाँ पर सोंगहुन कहता है देखो हमारे वजह से तुम्हारे कपड़े गंदे थे तो तुम क्या करो ना, नए कपड़े ले लो तो इससे तुम्हें अच्छा लगेगा ना। जीवन को समझ आ जाता है कि इस बंदे के दिमाग में कोई बात घुसने वाली है नहीं, ये चाहता है कि मैं इसके पैसे उड़ाऊँ ही उड़ाऊँ। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ये कार्ड ही रख लूँगी और मैं कुछ कर लूंगी इस कार्ड से ही। तो और वो जाने लग जाती है और फिर ये बहुत ही अच्छे से बाव करके जाने लग जाती है। और यहाँ पर सोंगहुन एक अच्छी सी स्मार्क करता है और कहता है कि ठीक है अच्छा होगा कि तुम इस कार्ड से खरीद लो, अगर तुमने नहीं खरीदा तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें और पैसे चाहिए इसलिए तुम उस कार्ड से नहीं खरीद रही हो। मतलब अलग ही लेवल का बंदा है, ठीक है। और बाहर आते ही जीवन उस कार्ड को देखती है और सोच रही होती है अब तो मुझे खर्चा करना ही पड़ेगा और उस कार्ड को कस के पकड़ लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरा सीन जहाँ पर जो हमारी जीवन होती है, प्यारी जीवन, उसको ना कपड़े मिल चुके होते हैं मेड के, ठीक है, और ये बड़ी प्यारी लग रही होती है। और वहाँ की जो दूसरी मेड्स होती है ना वो लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं इन कपड़ों के साथ तो तुम मिस कोरिया बन सकती हो। और कह रहे होते हैं कि एक ही ड्रेस दो लोगों पर इतनी ज्यादा अलग कैसे लग सकती है। और फिर एक बवासीर होती है, ठीक है, उसका नाम मैंने बवासीर रखा। तो बवासीर पूछती है कि तुमने जानबूझ किसकी कमर को छोटा किया है ना, और यहाँ तुम किसको सुंदर लगने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर काम पे सिर्फ ध्यान दो ना कि इन सब चीजों पे। और फिर कहने लग जाती है वैसे तो तुम्हारी मॉम से मैंने सुना था कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, पर आज सच में लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। फिर कहती है कि तुम्हें ये लिपस्टिक लगाने के लिए किसने कहा है, तुम ये सब हरकतें यहाँ पर मत करो, यहाँ पर सीधे सिंपल रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो हमारी जीवन होती है वो मासूम सी बनकर बोलती है लेकिन मैंने तो कोई लिपस्टिक लगाई नहीं है। ये सुन के ना इस बवासीर का तो मुंह ही एकदम चौक जाती है और कह रही होती है कि क्या सच में। पर ये खुद का पोपट होता कैसे देखती थी। बवासीर कहती है कि देखो मैं कह देती हूँ तुमको कि ये सब करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम यहाँ पे कोई मेकअप करोगी। तो यहाँ पर जीवन कहती है लेकिन यहाँ पर ये कुछ नहीं सुनती है। और यहाँ पर ये बुढ़ी कहती है देखो अब तुम मुंह धो के यहाँ पे घूमना। तो यहाँ पर जीवन भी ठीक है बोल देती है। और यहाँ पर ये सोच रही होती है बवासीर कि मैं से ऐसा कौन सा काम दूँ जिससे लोग मेरी तारीफ करें। मतलब ये अजीब ही, छोड़ो यार, बवासीर है तो बवासीर ही रहेगी। फिर हमें कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सोंगहुन की कंपनी है तो उनका जो न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है ना वाटर पार्क का, उसके रिलेटेड जो भी फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है और जितने लोग भी इस काम में इन्वॉल्व है उसकी सारी लिस्ट लेकर ये इंसान आता है सोंगहुन के पास। और यहाँ पर जैसे ही सोंगहुन अपना कार्ड देखता है, अपना नाम देखता है तो उसे याद आता है कि उस लड़की के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, उस लड़की का नाम भी नहीं पता है, पर उसको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, मेरी पोजीशन, मेरी रेप्यूटेशन, सब कुछ। और फिर ये सोचता है कि आखिरकार
मुझे उसका नाम जानने की क्या जरूरत पड़ गई। मतलब ये लौंडा प्यार में पगला रहा है गाइस। फिर वो कार्ड फेंकता है और फिर कह रहा होता है कि वैसे तो नुकसान उसी की साइड से हो रहा है क्योंकि मुझे तो लेना देना है नहीं ना कुछ भी। फिर ये सोच रहा होता है आखिरकार मैं उसके बारे में सोच ही क्यों रहा, और सोचता है कि मैंने तो अपने एम्प्लॉयज़ का नाम तक नहीं पूछा कभी, फिर मुझे अचानक से उसकी नाम जानने की इच्छा क्यों हो गई। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है और ऐसा फीलिंग आना कुछ तो अजीब है। और फिर ये याद करता है कि उसने जब पूछा था जीवन से कि तुम यहाँ पर कब तक काम करने वाली हो, तो यहाँ पर जीवन कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि 3 महीने तक मैं काम करूँ क्योंकि मेरी मॉम शायद 3 महीने में ठीक हो जाए ना, तो वो अपने काम पर वापस आ जाएंगे। फिर सॉन्गुन अपनी शक्ल का रिफ्लेक्शन देखता है और सोच रहा होता है कि मुझे इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और तभी वहाँ पे ना पीछे से कोई आवाज़ लगाता है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि कौन है। तो यहाँ पर एक हैंडसम सा लड़का होता है, ठीक है, इसका नाम हम हैंडसम ही रख देते हैं। तो ये हैंडसम जो होता है ना, ये एक्चुअल में इस कंस्ट्रक्शन के सीईओ का बेटा होता है। तो ये अंदर आता है और ये जानता है, ठीक है, सॉन्गुन को जानता है और सॉन्गुन से कहता है कि तुम कैसे हो। तो यहाँ पर जो सॉन्गुन कहता है कि तुम आ रहे थे तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तो यहाँ पर मिस्टर हैंडसम कहता है अरे मैं एक्चुअली ताजमहल ही आने वाला था तुमसे मिलने, पर मैंने सोचा कि तुम वहाँ पे नहीं होगे, तुम काम कर रहे होगे, तो मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आ गया। सॉन्गुन फिर कहता है तुम्हें बताकर आना चाहिए ना। तो यहाँ पर ये हैंडसम कहता है कि देखो बता के आने में कोई मज़ा नहीं है, सरप्राइज देने में बहुत मज़ा आता है। फिर ये हैंडसम जो होता है ना नोटिस करता है कि जो सॉन्गुन है बहुत ज़्यादा खुश है, तो पूछता है कि तुम आज इतने ज़्यादा खुश लग रहे हो, आखिर बात क्या है। फिर हमें पता चलता है कि जो हैंडसम है ना, इसने एक्चुअली अपने परिवार से सारे नाते रिश्ते खत्म कर दिए थे। यानी कि उसने कह दिया था कि मैं इनके साथ जॉब नहीं करूंगा, मतलब उनकी जॉब को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं अपनी मर्जी का करूंगा। और ये बहुत ज़्यादा खुश मिजाज आदमी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाता है और ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। इसका समुद्र के बगल में एक वर्कशॉप है और ये फोटोग्राफी करता है, बहुत अच्छा बंदा है। और फिर कहता है ये हैंडसम कि मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी ट्रिप पर आया हूँ और ये जगह मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर सॉन्गुन से पूछता है कि आखिर तुम्हें इस धूल मिट्टी में मज़ा क्या आ रहा है, तुम्हें तो समुद्र के किनारे बहुत अच्छा लगता था ना। हैंडसम फिर कहता है अरे यहाँ पर खून पसीना, यहाँ पर ही असली मर्द जो है वो काम करते हैं, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है इन्हें देखकर। तो यहाँ पर सॉन्गुन कहता है ठीक है तुम भी यहाँ पर काम करने के लिए आ जाओ, क्यों नहीं। तो यहाँ पर ये जल्दी से मना कर देता है और कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब में, भले ही देखने में बड़ा अच्छा लगता है पर मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगा। और फिर इस सोफे पे बैठ जाता है और कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कैसे हर दिन काम कर लेते हैं, बल्कि जिंदगी में करने के लिए मतलब मजे करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं और पता नहीं लोग उनको छोड़कर काम कैसे करते हैं, वो भी हर दिन। मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा यार, लेकिन यार इस बंदे का भी सही है ना। और यहाँ पर जो सॉन्गुन कहता है कि देखो यहाँ पर मज़े करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे बहुत ही ज़्यादा काम रहता है, तो इसलिए मैं काम पे फोकस करता हूँ और मेरे लिए वही मज़े हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि अरे यार तुम ना मज़े के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मज़े कैसे करते हैं। और कहता है कि देखो अभी तुम्हारे अंदर जोश, अभी तुम्हारे पास समय है, तो तुम मस्ती थोड़ा करो यार, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, काम भी करो पर मज़े तो करो। और तुम अभी फ्री हो क्योंकि तुम्हारे डैड तुम्हारे आसपास नहीं है, तो तुम अभी कुछ कर सकते हो, मतलब थोड़ी तो मज़े करो। फिर ये हैंडसम पूछता है कि तुम और कितनी देर काम करोगे। तो यहाँ पर टाइम देखता है सॉन्गुन और कहता है और 1 घंटा लग सकता है। हैंडसम पूछता है कि मैक्सिमम टाइम है कि वो मिनिमम टाइम है, यानी कि तुम्हें और 1 घंटा लग सकता है या फिर 1 घंटे से ज़्यादा। तो ये कहता है 1 घंटे से ज़्यादा। ये सुन के तो यहाँ पे ये चिढ़ जाता है और कहता है अरे यार तुम कितना काम करते हो, तुम चुपचाप से घर चलो ना यार। सॉन्गुन कहता है अगर तुम इसी तरीके से चिल्लाने वाले तो तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर हैंडसम जो होता है वो लेट जाता है और कहता है कि ठीक है मैं यहीं पे लेटा हुआ, मैं फ़ोन चलाऊंगा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सॉन्गुन फिर पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ पे कितने दिन रुकने वाले हो। तो यहाँ पर जो हैंडसम होता है कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कितने दिन रुकने वाला हूँ, क्योंकि बस मैं ऐसे ही उठ कर आ गया, मैंने सोचा नहीं कुछ भी, पर शायद मैं 1 हफ्ते रुक जाऊँ और अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो मैं शायद बहुत और भी रुक सकता हूँ, मुझे नहीं पता। एक स्पॉइलर अगर बताऊँ ना गाइस, तो सॉन्गहुन को इससे जलन होने वाली है, ठीक है गाइस। तो इसके बाद हम देखते हैं घर का सीन, मतलब वही पैलेस का सीन, और यहाँ पर जो मेड्स होती बातें कर रही होती है, तो ये जो बवासीर होती है ना, अपना बवासीर जैसे मुंह के साथ बवासीर बक रही होती है, कह रही होती है जीवन बहुत ज्यादा भोली दिखती है पर मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी चालाक लोमड़ी से कम है, और पक्का वो यहाँ पे किसी इरादे से ही आई होगी, और वो बहुत अच्छी दिखती तो है पर मुझे लगता है कि अगर उसने एक बार भी अपना शर्ट उठाया तो उसके पीछे लाइन लग जाएंगे लौंडों की, और मुझे इतना तो यकीन है कि उसने पहले पास्ट में बहुत सारे लौंडे अपने इशारों पर नचाए होंगे। और कहती है कि मुझे लोगों को परखने की बहुत ही अच्छी समझ है। तो यहाँ पर बुड्ढी कहती है कि तुम अपना बवासीर जैसा मुंह बंद करो, ऐसा नहीं कहती पर कहती कि तुम क्या बकवास किए जा रही हो, देखो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। बवासीर कहती है कि नहीं मुझे बहुत अच्छी परख है और मुझे पता है कि ये ऐसी ही होगी। पर यहाँ पे बुड्ढी कहती है अच्छा तुम्हें इतनी परख है तो तुमने एक जुआरी पति को क्यों चुन लिया था। तो यहाँ पे बवासीर कहती है अरे वो पहले ऐसा नहीं था, वो अब भी ऐसा हो गया है, और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मैंने भी बहुत सारे लौंडे घुमाए हैं इसलिए मुझे पता है। बुड्ढी फिर कहती है हाँ मैंने देखे तुम्हारे जवानी के दिन, और तुम्हें ना इतनी ज़्यादा जलने की ज़रूरत नहीं है उस बच्ची से, और तुम्हें किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए
चाहिए क्योंकि तुम उसको जानती नहीं हो, और तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस चीज़ से जलने से कुछ नहीं होने वाला, और तुम बुढ़ी हो चुकी हो तो अपनी जवानी को भूल जाओ। बुढ़ी फिर पूछती कि क्या काम कर रही है जीवन। बवासीर फिर कहती है कि मैंने उसे सारा काम थमा दिया है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे तो पक्का यकीन है कि वो 3 दिन में यहाँ से भाग जाएगी। तो यहाँ पर बुढ़ी को समझ आ जाता है कि इसलिए जानबूझ के, इस बवासीर ने जानबूझ के ना बहुत मुश्किल काम दिया होगा जीवन को ताकि वो यहाँ से भाग जाए। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर ना बर्तन धो रही होती है, मतलब पुराने बर्तन जो मंदिर के बर्तन होते हैं वो धो रही होती है यहाँ जीवन, और थककर सोच रही होती है कि हे भगवान कितने सारे बर्तन हैं यहाँ पर। और फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले ही यहाँ बवासीर ने से बुलाया था, उसको एक रूम में लेकर गई थी और उस रूम के अंदर लेके जा रही थी, और कह रही होती है कि देखो इस रूम के अंदर बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं और बहुत टाइम से रखे हुए हैं, तो तुम उसे धो देना, ठीक है। तो जैसे ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं, इतनी धूल होते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर मुंह बंद कर खांसना पड़ जाता है जीवन को। और फिर वहाँ पे देखती कितने सारे बर्तन हैं, और ये बवासीर सोच रही होती है 3 दिन में तो यहाँ से ये थक हार कर भाग ही जाएगी। मुझे पता है इसमें इतनी शक्ति तो होगी नहीं कि इतना सारा काम कर पाए हमारी तरह। और फिर शाम हो जाती है और हमारी जो जीवन होती है ना, वो अभी भी बर्तन ही घसे जा रही होती है, बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है, और सोच रही होती है कि अगर मैं 1 हफ्ते तक भी ये धोऊँ ना तो ये ख़त्म नहीं होगा। आखिर मैं इसे ख़त्म कैसे करूँ? अभी तक तो मैंने खाया भी नहीं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और वो पसीना अपना पोंछ रही होती है, और जैसे वो पसीना पोंछ रही होती है पीछे से उसको लगता है कि कोई है, तो पीछे देखती है कि वहाँ पर बुढ़ी होती है। और फिर बुढ़ी पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, मतलब बुढ़ी को चश्मा लगा के भी नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा है, पर वो पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तो यहाँ पर जो जीवन होती है कहती है मैं बर्तन धो रही हूँ। तो यहाँ पर बुढ़ी कहती है तुम सुबह से बर्तन ही धोए जा रही हो। तो यहाँ पर जीवन कहती है कि हाँ मैं बर्तन ही धो रही थी सुबह से। तो यहाँ पर फिर ये बुढ़ी कहती है तुम्हें ये माइक्रोफोन क्यों दिया है, दिखाने के लिए नहीं, इसका इस्तेमाल करना है। और कहती है कि तुम खाने के समय पे भी कहीं दिखाई नहीं देती, और कहती है कि खाने के समय हम कॉल करते हैं इसी रेडियो से, तो तुमने कॉल उठाया क्यों नहीं, और तुम इतनी ज़्यादा बिजी थी क्या कि तुम्हारा होश नहीं था, तुम्हें कॉल भी नहीं उठाया गया तुमसे। और गुस्से में ये बुढ़ी कहती है कि अगर तुम्हें कब्र पर नहीं लेटना है तो तुम ठीक से खाना खाओ और ठीक से काम करो। जीवन फिर पूछने लग जाती है कि जी मैम अब मुझे क्या करना है बताइए। ये सुन के तो शौक हो जाती है बुढ़ी, क्योंकि सोच रही होती है कि इसे भूख लग रही होगी, खाना मांगेगी, पर ये तो पूछ रही है कि उसे क्या काम करना है। तो फिर बुढ़ी बताती है देखो अभी तुम्हारा नाइट शिफ्ट स्टार्ट होने वाला है, और इसलिए तुम पहले क्या करो ना, पहले तुम जाओ आंगन में झाड़ू लगा दो, और उसके बाद जो बॉस है उनका जो रूम है ना वहाँ की खिड़कियाँ खोल दो, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया तो वो वापस आ रहे होंगे। जीवन भी ठीक है मैम कहती है, और यहाँ पर बुढ़ी सोचती है कि सच में इस बार बहुत ही ज़्यादा जिद्दी लड़की आई है जो आसानी से हार नहीं मानने वाली। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जो होते हैं ना घर आ रहे होते हैं, और यहाँ पर हैंडसम कहता है कि ये जगह तो बिल्कुल भी नहीं बदली है, ये जगह तो वैसी की वैसी ही है, वही पेड़। और तुम्हें याद है कि जब मैं इस पेड़ पर चढ़ा था तो तुम्हें मुझे नीचे उतारना पड़ा था क्योंकि मैं नीचे नहीं उतर पा रहा था, और अभी भी ये बुढ़ी यहीं पर काम करती है। तो यहाँ पर यही सारी ये लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी इस हैंडसम की नज़र ना किधर तो पड़ जाती है, और ये पूरी तरीके से शौक हो जाता है उसको देखकर, और ये शौक होता है हमारे जीवन को देखकर, क्योंकि ये जीवन को जानता है। और ये जीवन को जैसे ही जानता, मतलब पता चला जीवन है, तो उसे चिल्लाकर बोलता है कि जीवन। और यहाँ पर ये पीछे मुड़ के देखता है कि ये भी सॉन्ग की किसको बुला रहा है, और यहाँ पर जो जीवन होती है वो भी शौक हो जाती है और शौक से देखती है कि कौन मुझे बुला रहा है। और तभी ये भाग कर जाता है हैंडसम और कहता है ये सच में तुम हो क्या। और यहाँ पर पीछे से शौक हुआ जा रहा होता है सॉन्ग, और यहाँ पर ये थोड़ा हाफता है और कहता है ये सच में तुम हो। और गाइस हमें पता चलेगा आगे कि क्या ये लड़का इसका एक्स बॉयफ्रेंड था जीवन का, या फिर इसे जानता था, या फिर इनका क्या रिश्ता है, ये दोस्त है या क्या है। और आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आगे के चैनल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि हमारे हीरो को इससे बहुत ही गंदा वाला जलन होने वाला है। थैंक यू गाइस मेरे वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए। और अपने से बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हो कि 2 पावरफुल मैन ऑब्सेस्ड विद हर का लेकर आओ पार्ट। अरे यार मेरे से ना वो मैं थोड़ी बहुत टाइम के बाद लेकर आऊँ गाइस, उसके लिए रिक्वेस्ट मत कीजिए मुझे, पहले मुझे इसको कंप्लीट करने दीजिए।